नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। वो ये कि एलजेपी जो पारस गुट है उसके 3 सांसद पार्टी छोड़ सकते हैं। एलजेपी पारस गुट के अभी फिलहाल 5 सांसद हैं। चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं। ये तीन का नाम आ रहा है जो कि जिनके पार्टी छोड़ने की बात हो रही है। ऐसा हुआ तो एलजेपी पारस गुट में पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज ही बचेंगे, यानी 5 में से सिर्फ 2 बचेंगे। पशुपति पारस ने चिराग पासवान से अलग होकर अलग गुट बना लिया था और सभी सांसद भी पशुपति पारस के खेमे में चले गए थे। तो ये फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसको अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 में से 3 जो हैं वो छोड़ सकते हैं पार्टी। मनीष कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस तरह से पार्टी छोड़ने का जो 5 में से 3 है जो कि आपस में रिश्तेदार नहीं है, ये 3 अगर पारस गुट छोड़ते हैं तो जेडीयू का तो निश्चित तौर पर फायदा है, उसका दबदबा और बढ़ता है। लेकिन पशुपति पारस और चिराग पासवान के लिए इसका क्या मतलब है? पहले मैं बता दूं कि इन 3 में से 2 ने अभी सफाई दी है, वीणा देवी और चंदन सिंह ने सफाई दी है कि अभी फिलहाल वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सारा कुछ जो है वो अफवाह है, भ्रामक खबरें उनके बारे में फैलाई जा रही है। लेकिन ये सब मानकर चल रहे हैं कि देर या सवेर ये तीनों जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार की शरण में जाएंगे। उसके 2 कारण हैं। एक, जैसे चंदन सिंह है तो चंदन सिंह के जो बड़े भाई हैं सूरजभान सिंह, जो पूर्व सांसद भी हैं, वो नीतीश कुमार और खासकर जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और जब पार्टी उन्होंने तोड़ा भी था तो उसमें ललन सिंह की एक अहम भूमिका थी। तो और दूसरे वीणा देवी हैं। वीणा देवी के जो पति हैं, जो उनके सर्वे सर्वा राजनीति में हैं, तो वो जनता दल यूनाइटेड के कई टर्म के विधान पार्षद हैं। और ऐसा नहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो वो उसको दिनेश सिंह जो है वो इनकार कर सकते हैं। तीसरे, चौधरी महबूब अली कैसर को पिछली बार भी टिकट जो है वो नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के कारण मिला था और उनके बेटे भी जो हैं वो आरजेडी से फिलहाल विधायक हैं। तो इन तीनों का आज नहीं तो आप कह सकते हैं कि आज भले ही वो इनकार कर रहे हो, लेकिन अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वो आखिरकार नीतीश कुमार की शरण में जाएंगे। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि उनका जो भी संसदीय क्षेत्र है उसमें फिलहाल आज का जो बिहार का चुनावी समीकरण या चुनावी अंकगणित है, वैसे में एनडीए की तरफ से यानी कि बीजेपी के साथ तालमेल के साथ चुनाव में जाने में उनको उनकी जीत पे जो है वो सवाल खड़ा होगा और जीत को लेकर वो थोड़े से आप कह सकते हैं कि डाउटफुल हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि सब लोग अपनी 2024 में अपनी गद्दी बचाने के लिए या अपने अभी जो फिलहाल सांसद हैं वो बरकरार रखने के लिए उन्हें देर या सवेर जो है आप कह सकती हैं कि जनता दल यूनाइटेड की शरण में जाना होगा। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया मनीष। राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, इनमें से किसी से आपकी बात हो पाई है, ये जो तीनों हैं, या फिर बाकी दोनों से भी किन से आपकी बात हो पाई है? क्या खबर आपको मिल रही है यहाँ पर दिल्ली में? मनीष ने जो ब्यौरा दिया है कि आज नहीं तो कल वहाँ पर जो बिहार के राजनीतिक हालात है उसको देखते हुए ये तीनों तो कम से कम पार्टी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। लेकिन अभी जो कहा ये जा रहा है, पारस गुट के भी कहा जा रहा है, पशुपति पारस का भी बयान सामने आया है, वो भी कह रहे हैं। और उनके साथ जो लोग हैं फिलहाल वो कह रहे हैं कि पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी में किसी तरह की टूट की अफवाह जो है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन जैसा मनीष जी बता रहे थे कि तीनों सांसदों का टूटना तय है, ये अलग होकर अपना गुट बनाएंगे और संभावना ये है कि वो जेडीयू के साथ चले जाएंगे। अभी ऐलान नहीं कर रहे हैं दोनों सांसदों का। जैसे मनीष जी बता रहे थे कि चंदन सिंह का बयान आ गया है, वीणा देवी ने भी स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन अगर आपको ध्यान में होगा कि जब एनडीए में टूट की जब खबरें आई थी पटना से, तो उस समय दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में तमाम बीजेपी के नेता कह रहे थे कि कोई टूट नहीं होगा, एनडीए इंटैक्ट है बिहार में। लेकिन उसके बाद 6 अगस्त को सामने आता है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए से अलग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही बात यहाँ भी सामने आएगी। जो 5 सांसद हैं पारस गुट के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, 5 में से 3 सांसद का टूटना तय है। वो 2, 4, 10 दिन, 5 दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल तय माना जा रहा है। भले वो मना कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहा है कि कुछ दिनों की बात है ये।
जी जी, शुक्रिया राजीव आपका इस जानकारी के लिए। और जैसा कि दोनों ही बता रहे हैं, मनीष ने भी जैसा बताया कि ये जो सांसद हैं इस पूरी खबर को अफवाह बता रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं एक बार सुनते हैं इनका भी। एलजेपी पारस गुट के सांसद चंदन सिंह की बात सुनते हैं पहले कि वो क्या कह रहे हैं। चलिए इनकी बात हम सुनेंगे, लेकिन पहले हम सुनते हैं कि एलजेपी पशुपति पारस गुट जो है उसके नेता क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने उनसे बात की है। गठबंधन टूटा, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी थे और गठबंधन टूटा, ये अच्छा नहीं हुआ, बिहार के सेहत के लिए अच्छा नहीं हुआ। सरकारें बनती हैं जाती हैं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गठबंधन टूटने से बिहार के विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और देश के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी है, जो पूरा 1 अरब 35 करोड़ की आबादी का निगाह माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में है। हमारी पार्टी का फैसला है, हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड का ये फैसला हुआ है कि हम 2014 में 2014 में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट थे और आज भी हैं, और 2024 में जब चुनाव होगा तो हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ। सर अब क्या लगता है, क्या वजह रही कि नीतीश जी ने, आप भी चूंकि बिहार की पूरा ताउम्र आपने राजनीति की, आप समझते हैं बिहार की राजनीति को, क्या वजह लगती है कि नीतीश जी अलग हो गए बीजेपी से? अलग हो गए, अब ये बात तो आप उन्हीं से पूछिएगा, क्योंकि बीजेपी ने उनके लिए बहुत त्याग किया है। 43 विधानसभा के सदस्य उनके पास है और बीजेपी के पास 78-79 बिहार विधानसभा के सदस्य, फिर भी बीजेपी ने उनको बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया। अब इससे बड़ा सम्मान तो और कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग गांव घर में देखिए, कुछ लड़ाने वाला लोग होता है, आग लगवा जिसको कहते हैं, तो वो आग लगा दिया और घर को तोड़ दिया। ये पूरी तरह से जो है अफवाह है। और जब हम लोग के जो गार्जियन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, आज से 3 दिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आने वाले भविष्य में भी एनडीए के साथ हैं। हम लोग जल्द से ऊपर, हमारी पार्टी और हमारे गार्जियन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का हमेशा से जो सोच है, एक ही सोच है, जल्द से ऊपर उस पर काम करते हैं। उनका सोच है कि बिहार का विकास जो है कौन जल्द करेगा, उसके साथ हम हैं। तो अलग होने पर नीतीश कुमार के जब पशुपति पारस ने बोला था, उसके बाद सीधा असर उनकी पार्टी पे पड़ रहा है। फिलहाल वैसे जो सांसद हैं वो इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा। उधर पंजाब में एक विधायक एक पेंशन बिल को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल ने ये मंजूरी दी है। अब पंजाब में विधायकों को 1 कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने बिल को मंजूरी मिलने पर कहा कि इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा। इस बिल से पहले नियम था कि कोई विधायक 5 बार चुनाव जीतता है तो 5 बार की पेंशन उसे मिलती थी। अब कोई कितनी भी बार विधायक रहा हो, उसे 1 ही पेंशन मिलेगी। देखिए, जब आम आदमी पार्टी यहाँ विपक्ष में होती थी और कांग्रेस की भी सरकार थी या अकाली दल की सरकार थी, तब से आम आदमी पार्टी लोगों से वायदा कर आ रही थी कि जब वो सत्ता में आएंगे तो कम से कम पहले इस रूल को जरूर खत्म करेंगे, जहां पर एक विधायक बनने के बावजूद हर टर्म के लिए पेंशन भी लेते हैं। तो इसकी मंजूरी जो है पहले विधानसभा में इस बिल को पास किया गया, फिर बिल को जो है नोटिफाई या उसके अप्रूवल के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था और आज जाकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि राज्यपाल ने
इस बिल को मंजूर कर दिया। इसकी दो अहमियत है। पहली तो ये कि सरकार जो है, जो अपना एक इमेज या जो वायदा था इनका कि वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, तो उसमें एक स्टेप है कि वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है, या सरकार इससे करीब 19 करोड़ बचाने की का दावा भी कर रही है। दूसरी चीज ये भी है कि पिछली सरकारों में हमने ये भी देखा है कि गवर्नर और जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के जो संबंध हैं, कई बार ऐसे कानून या ऐसे बिल या विधेयक को लेकर आपस में खटास होती है, और कई बार गवर्नर जो हैं ऐसे बिलों को अप्रूव नहीं करते हैं, ऐसे विधेयकों को अप्रूव नहीं करते हैं। ऐसा हमने मुख्यमंत्री जब चरणजीत सिंह चन्नी थे तो उन्होंने 36,000 मुलाजिमों को रेगुलर करने का एक बिल पास किया। विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास भेजा, और उनके मुख्यमंत्री रहते तक तो राज्यपाल ने उसे मंजूर नहीं किया था, चाहे उसमें जो टेक्निकल खामियां रही हों। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवंत मान की सरकार ने जो विधेयक पास किया विधानसभा में, उसको आज गवर्नर ने पास भी कर दिया, अप्रूव भी कर दिया। अब वो कानून बन गया है जिसमें हर विधायक जो है, जब वो एक्स हो जाएगा या चुनाव हार जाता है, तो एक ही बार की पेंशन ले सकेगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने नदीम नाम के एक ऐसे संदिग्ध शख्स को पकड़ा है जिस पर एटीएस को जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादी होने का शक है। एटीएस ने सहारनपुर से इस संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक नदीम को बीजेपी से बर्खास्त नेता नुपुर शर्मा को मारने का जिम्मा मिला था। ये सरहद पार बैठे आतंकियों से बात करता था। एटीएस के मुताबिक नदीम ने मोबाइल पर फिदाइन बनने का कोर्स किया है। साथ ही सहारनपुर के गंगोह में रहने वाला नदीम ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी जाने की फिराक में था। पंद्रह अगस्त के ठीक पहले यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक सस्पेक्टेड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद नदीम है। नदीम 24 साल का है। यूपी एटीएस के मुताबिक वो काफी पहले से इस पर काम कर रहे थे, और जैसे ही उनकी जानकारी पुख्ता हुई उसके बाद मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया। यूपी एटीएस के मुताबिक मोहम्मद नदीम को फिदाइन हमलों के अलावा बीजेपी के जो पूर्व नेता हैं नुपुर शर्मा, उनको मारने का टास्क भी दिया गया था। मोहम्मद नदीम ने पूछताछ में बताया कि वो लगातार पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान के आतंकवादियों के संपर्क में था। उसके मोबाइल से एक पीडीएफ फाइल मिली है जिसमें लिखा है एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाइन फोर्स। इस तरह का जो पीडीएफ है उसमें काफी बड़ा लिटरेचर है जो आतंकवादियों के ऊपर हमले को लेकर है, किस तरह से आतंकवादी हमला करते हैं, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, उसको लेकर है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नदीम बहुत जल्दी ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जाने की फिराक में था, जहां पर वो आतंकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल से आतंकवादियों के कुछ वॉइस मैसेज और कुछ चैट मिले हैं। जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं वो लगातार उससे चैट करते थे। 2018 से तहरीक तालिबान का आतंकी सैफुल्लाह भी उसके संपर्क में था, और इन्हीं आतंकवादियों से उसने वर्चुअल नंबर बनाना सीखा। इसके बाद वो 30 से ज़्यादा वर्चुअल नंबर और सोशल मीडिया आईडी बना चुका है, ऐसा पुलिस का दावा है। इसके साथ ही जो मोहम्मद नदीम है वो आतंकी हमले, खास तौर से जो फिदाइन हमले करने की फिराक में था, और तहरीक तालिबान और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के वो लगातार संपर्क में था। उसके कुछ जानकार जो भारत में उसके संपर्क में थे उनको भी डिटेन किया गया है यूपी एटीएस की तरफ से, और उनसे भी लगातार पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो। तो मोहम्मद नदीम को लेकर यूपी एटीएस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद हो सकता है कि इस मामले में कुछ और चीजें सामने आए। लेकिन 15 अगस्त के ठीक पहले सस्पेक्टेड टेररिस्ट मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी एक यूपी एटीएस अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है, और उसका कहना यह है कि एक बड़ा खतरा उसने टाल दिया है। तो मोहम्मद नदीम से लगातार पूछताछ चल रही है, और उसके पास जो चैट मिले हैं, जो मैसेज आए हैं, उसकी लगातार जांच चल रही है। महाराष्ट्र में कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है। अपने आदेश में कमेटी ने कहा कि समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं है। साथ ही कहा कि यह साबित नहीं होता कि समीर वानखेड़े और उनके पिता ने इस्लाम अपनाया है। आदेश के मुताबिक वो अनुसूचित जाति के हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करने के मामले से सुर्खियों में आए थे समीर वानखेड़े। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया था। कल ही हमारे जो माननीय महाराष्ट्र राज्य के जो कास्ट स्क्रूटनी कमेटी होती है,
उन्होंने जो कंप्लेंट्स की गई थी हमारे विरुद्ध में, हमारे खिलाफ में, तो उस कंप्लेंट्स को खारिज किए हैं। एंड जो हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो सत्य के आधार पर डॉक्यूमेंट्स थे, एंड दोज वर वैलिड डॉक्यूमेंट्स। एंड समीर वानखेड़े एंड हिज फादर डेफिनेटली बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट महार कम्युनिटी। देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपील की है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। देश भर से तिरंगा झंडा फहराने की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर तिरंगा लहराया गया। असम के धुबरी में 75 नावों पर लहराया गया तिरंगा। उधर लद्दाख की जो तस्वीर आई है उसमें बाइक रैली निकाली गई तिरंगे के साथ। तो ये तस्वीरें अलग अलग जो आ रही हैं वो तिरंगे को फहराने की, और ये सरकार का अभियान भी है। और हर घर तिरंगा अभियान के मौके पर असम के धुबरी में खास बोट रैली का आयोजन किया गया, जैसा हमने आपको बताया। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने को देखते हुए 75 नावों को तिरंगे से सजाया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर नावों की ये रैली एक किनारे से होकर दूसरे तक चली। इस अभियान में गांव के लोग शामिल हुए। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ स्वतंत्रता दिवस के जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। हम इस वक्त असम के धुबरी जिले में हैं और हम इस वक्त एक नाव के ऊपर सवार हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नाव हैं जिनमें की जो तिरंगा झंडा लहरा रहा है, और बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित नाव है। जो तिरंगा के जो रंग है, जो ट्राई कलर है उसके रंग में रंगे हुए हैं, ये बलून्स हैं। और ये है एक तिरंगा यात्रा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच हो रही है धुबरी जिले में। और 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं धुबरी जिले के लोग, 75 बोट्स के द्वारा, यहाँ पे 75 बोट्स हैं। ये नाव इस इलाके के लोगों के लिए रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसका एक बहुत बड़ा जरिया है। धुबरी जिले में बहुत सारे ऐसे जो 4 एरिया हैं जहाँ पे कि लोग जो मेनलैंड से दूर रहते हैं, नदी के बीचों बीच, और इन लोगों को हर दिन इन नाव में चढ़ के ही शहर में आना पड़ता है। तो इस बार जो आज़ादी के 75 साल के जो सेलिब्रेशन है, 75 इयर्स की जो सेलिब्रेशन है, यहाँ पे ये जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो कि बॉर्डर के पास रहते हैं, 4 एरिया में रहते हैं, ये लोग भी इस बार ये जो सेलिब्रेशन है इसमें शामिल है। यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेलिब्रेट करते हुए ये लोग, मगर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन बोटों में सवार हैं, जो कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग वो है, जो कि बहुत ही दूर के गांव से आए हुए हैं। उनके पास कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा, यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। ये बच्चे आए हुए हैं जो कि एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? This they remind of us of our true worth and important as a freedom loving brave nation. तो आप देख सकते हैं ये मैसेज, ट्रू वर्थ ऑफ अ इंडिपेंडेंस लविंग नेशन। आगे चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं। हमसे जुड़ रहे हैं धुबरी जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिजीत गौरव। यूनिक बोट रैली है ये, तिरंगा यात्रा पूरे देश में हो रही है। कहीं पे बाइक पे हो रही है, कहीं पे लोग पैदल चल रहे हैं, और यहाँ पे 75 बोट्स। क्यों ये आइडिया आया और सिग्निफिकेंस क्या है इन बोटों का धुबरी जिले में? क्योंकि ये जिला एक दूर दराज का जिला है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। थोड़ा सिग्निफिकेंस अगर बताएं। पानी एक जीवन का अविभाज्य अंग है लोगों के यहाँ पे। पानी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चलता है, पानी के ऊपर उनका जीविका चलता है, और सिग्निफिकेंस भी है, इकोनॉमिकल सोशल सिग्निफिकेंस है वाटर का। तो इसलिए आइडिया आया कि ये जो माध्यम है, पानी का माध्यम है, इसकी तरह से हम हर घर तिरंगा का मैसेज फैला है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए 75 बोट्स 70 बोट्स हमने प्लान किए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोट्स इसमें पार्टिसिपेट 75 प्लस हो गए हैं। तो ये हमारा मैसेज ये यहाँ पे है कि दूर वाले जो एरिया है हमारे पे, और बॉर्डरिंग वाले एरिया है, वहाँ पे हर घर तिरंगा का मैसेज पहुँचाना, और उन लोगों तक ये जो बात है तिरंगा घर में लगाना है,
देश प्रेम है, देश की अखंडता का मैसेज है, वो वहां तक पहुंचाना, ये हमारा इस रैली के पीछे उद्देश्य है। तो आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन के प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने ट्विटर के डीपी में भगवा झंडे की जगह तिरंगा लगाया है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पीएम मोदी ने सभी लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपनी प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की थी। कई लोगों ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगे की तस्वीर लगाई। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि संघ और उसके नेता अपनी डीपी में कब तिरंगा लगाएंगे। अब अभियान शुरू होने के ठीक पहले संघ और उसके नेताओं ने भी प्रोफाइल में तिरंगा लगा लिया है। पीएम मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि लॉन बॉल से लेकर एथलेटिक्स तक में इस बार भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। इस प्रदर्शन से खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। बॉक्सिंग से लेकर जूडो और कुश्ती में जिस तरह बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। उन्होंने ये भी कहा कि खेलों में भारत का स्वर्ण काल आने वाला है। देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे सहयोगी विमल मोहन ने बात की गोल्ड मेडल विजेता विनेश फोगाट, निकहत जरीन और सिल्वर मेडल विजेता अंशु मलिक से। हमारे साथ 3 धुरंधर खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों को आपने नॉर्मली मैट पे और रिंग में लड़ते हुए देखा होगा। 2 रेसलर और एक बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर, गोल्ड भी जीत गए इन दोनों। मैं ये इंटरव्यू विनीश करना चाह रही है एनडीटीवी के लिए। और विनीश, आप ओवर टू। सर थैंक यू वेरी मच। मैं पहली बात तो निखत से पूछना चाहूँगी कि गेम्स में पहले गेम्स थे इसके, और ये बहुत एक्साइटेड थी, मेरे से पूछ रही थी हाँ विनेश जी कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। मैं गेम्स में इसके पीछे पड़ी रही मिलने के लिए, मेरे से मिली नहीं, तो ये इतना बिजी कहाँ थी? देखिए सर, आपको भी पता है कि जब फाइनल बाउट जीतने के बाद बात कर रही है। फाइनल बाउट जीतने के बाद हमारा मेडल सेरेमनी होता है, फिर डोप टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, फिर हमारा इंटरव्यू सेशंस भी वहाँ पे इतने सारे हुए थे। कंटिन्यू में 3 घंटे वहीं थी मैं, तो मैं बाहर जा नहीं पाई, तो मैं इनसे मिल नहीं पाई। और जब मैं बाहर आई, इनको फोन किया तो ये चले गए थे तब तक। तो मैं क्या करती? मैं विनेश बहुत शरारती है, वो कुछ और पूछ रही है आपसे, तो वो सलमान के बारे में पूछ रही है। हाँ, इसका पहला प्यार है सलमान खान। पता नहीं मिले कि नहीं मिले, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। आप कह दो प्लीज। सलमान जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज निखत जी से मिल लीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी वाली फैन है और बहुत ये लड़की पागल हुई जा रही है। ये कहीं अपना गेम ना खराब कर ले आपके प्यार में। और आप गेम के बारे में बताएं, आपके लिए गेम बहुत जरूरी था ये गोल्ड मेडल जीतना विनेश। सर देखिए, गेम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते ही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हाँ रेसलिंग का इतना टफ कंपटीशन नहीं होता है, बट काफ़ी बहुत सारे मतलब कंपटीशन का ऐसे कंपटीशन कम होते हैं जो पूरा हिंदुस्तान आपको देखता है, यू नो। लेकिन जैसे मैंने आपको जब मिला था टोक्यो के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम गया हुआ था, और कई बार मुझे लगा कि आप जिस मूड में थी, लगता था कि आप गेम छोड़ देंगे। डेफिनेटली मतलब ऐसा सिचुएशन आया था कि अभी गेम को छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2 बार ओलंपिक्स में इतना ट्राई हो गया था, तो मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो गई थी उस चीज़ से ना, कि अब ओलंपिक्स नहीं है तो फिर क्या करें, इसको छोड़ ही देती हूँ। लेकिन फिर वो बैक ऑफ द माइंड रहता ही है ना कि इस गेम में क्यों आए थे,
इतना सब अगर होके भी अगर मैं मतलब गिव अप कर दूंगी तो फिर क्योंकि मैं इतने संघर्ष से मैं निकली हूँ रियो के बाद, मैं मतलब वही चीज़ें मेरे फ्लैशबैक में हो रही थी कि मैं इंजरी, इतनी सीरियस इंजरी से अगर मैं अकेली सर्वाइव कर सकती हूँ अभी, तो मेरे साथ में पूरा देश है, सब लोग, काफ़ी लोगों को उस टाइम ना एक पॉजिटिव पॉइंट था मेरे साथ में, 100 से भी ज़्यादा ईमेल्स आए थे मेरे पास लोगों के, इतने बड़े बड़े ईमेल्स थे, इतने मतलब उन्होंने सपोर्ट किया था, वो जो बातें थी ना उनकी, वो मेरे को उठा के ले गई उधर से। बिल्कुल अनिका, तो आपका ये हौसला बढ़ाने आई थी मैच में जी। आप इनका हौसला बढ़ाइए, पूछिए, आपसे बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी कुछ सवाल पूछें इनसे। वैसे तो हम लोग बहुत बातें करते हैं, बट अगर इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी तो नहीं, शेरो शायरी वो तो डेली चलते रहता है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं जब इनसे पहली बार मिली थी, मैंने इनको हमेशा से मैंने सोशल मीडिया में देखा, न्यूज़ में देखा, तो बहुत हार्ड वर्किंग खिलाड़ी है, एथलीट है ये। और जब इनके बारे में हमने, जब सबका रिहैब चल रहा था, हमने सबकी एक दूसरे की जर्नी हमने एक दूसरे को बताई, हमने हमारे क्या स्ट्रगल रहे, तो जब से मैंने इनको जाना, इनका हार्ड वर्क मैंने देखा, तो और जिस दौर से ये गुजरे हैं रियो ओलंपिक्स के टाइम पे और टोक्यो के टाइम पे, तो अगर मैं इनकी जगह होती तो शायद पता नहीं क्या मेरा डिसीजन होता, बट इन्होंने जिस तरह से फाइट किया, कमबैक किया, तो वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, और उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेट होता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी फ्रेंड हूँ। अंशु का भी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स था, लेकिन सेकंड ओलंपिक्स के बाद में सेकंड बड़ा गेम्स था। हाँ, तो काफ़ी एक्साइटेड भी थी सर ये, लेकिन ओलंपिक्स में इसका खास एक्सपीरियंस नहीं रहा था इतना कुछ, ना तो मेडल वाइज और ना ही ऑल ओवर अगर गेम्स का मैं अगर बात करूँ तो इसको मतलब क्योंकि कोविड था तो सब लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रह रहे थे वो सब, तो इसको बेचारी के अंदर मन में ये था कि दीदी पता नहीं ऐसे ही होते हैं क्या गेम्स, ऐसे। मैं बोली नहीं ऐसे तो नहीं होते, बहुत मज़ा आता है तो पता नहीं इस बार इसको मज़ा आया कि नहीं आया। नहीं, ओलंपिक से डेफिनेटली बेटर था। ओलंपिक में तो पता नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ, वो उधर बैठे हैं, और हाँ हाय हाय दीदी कैसे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय, मैं जाती हूँ, पास मत आना तो मतलब वो इतनी वियर्ड सिचुएशन थी कि मतलब यही गेम्स है क्या, क्या करने आए इससे अच्छी तो चैंपियनशिप है, कम से कम साथ में बैठते हैं। 3 शरारती लड़कियां और 3 बेहद चैंपियन, तीनों को मैं पर्सनली जानता हूँ और काफ़ी हमेशा से अच्छा खेलती हैं, बहुत अंदर में दम है। तीनों का सिचुएशन ऐसा था, विनीश को भी काफ़ी मुश्किल हुआ, स्ट्रगल हुआ मैदान तक आने में। निखत के बारे में सब लोग जानते हैं, रिंग तक पहुँचना कितना, और आपके लिए भी अंशु आसान नहीं रहा। ये तीनों लड़कियाँ चैंपियन हैं और आप सबकी नज़र अगले जो पेरिस ओलंपिक्स में इन पर ज़रूर बनी रहेगी। हम सब से बात करने का आप तीनों का बेहद शुक्रिया।